ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आज का हमारा सेकंड लेक्चर है सिंप्लेक्स मेथड में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स मेथड को जनरल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ हमें मैक्सिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 और 3 इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट गिवन हैं और हमारे जो वेरिएबल हैं तीनों x1, x2, x3 तीनों वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम गिवन है वो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन है, मैक्सिमाइजेशन में गिवन है, तो इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे हमें क्या करना होगा कि अपने जो जनरल फॉर्म है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। क्योंकि हमारे तीनों कंस्ट्रेंट जो हैं लेस देन इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसमें स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। अगर ग्रेटर देन होता तो हम सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते और हमारी जो जनरल फॉर्म थी वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाती। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स s1, s2, s3 कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि हमें जो है तो प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना है s1, s2, s3। क्यों s3 तक क्यों हमें स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना है? क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो x1, x2, x3 और हमें 3 इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट गिवन है। तो जितने इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट होंगे उतने हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें 3 इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे s1, s2, s3 को ऐड करेंगे कि हमारी जो जनरल फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे मैक्स z इक्वल टू जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 + 2x2 + 5x3, ये इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज इट इज़ जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे लिख दिया। अब सब्जेक्ट टू में जैसे हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट है x1 + 2x2 + x3 लेस देन इक्वल टू 430। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल है, तो यहाँ हम प्लस s1 जो है तो स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, तो हमारी जो इनइक्वलिटी है ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं x1 + 2x2 + x3 + s1। ये इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट जो है इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया और ये हो जाएगा 430। तो यहाँ हमने लिख दिया 430। इसी तरह हम सेकंड इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट में भी स्लैक वेरिएबल को प्लस कर देंगे, तो यहाँ ये इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड में भी हम यही प्रोसीजर करेंगे, s3 को ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू 420 आ जाएगा। तो यहाँ हमने अपनी जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स s1, s2, s3। और हमारे जो वेरिएबल्स हैं जैसे अब यहाँ हमने 3 स्लैक वेरिएबल्स को यूज़ किए, तो इसको हमें ज़ीरो कॉस्ट के साथ अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 0s1 0s2 + 0s3। और यहाँ जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं x1, x2, x3, s1, s2, s3, तो इन सब को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा x1, x2, x3, s1, s2, s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय। तो यहाँ मैंने लिख दिया एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय। इसमें हमें क्या करना होगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए कि जो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, इनको हम इक्वल टू 0 लेंगे और s1, s2, s3 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे।
मतलब x1, x2, x3 को इक्वल टू 0 लेके जो अपने सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं इसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0 कि जो हमारे x1 है, x2, x3 ये तीनों 0 के इक्वल हैं, इनकी वैल्यू 0 हैं। अब हमने अपने तीनों वेरिएबल्स को इक्वल टू 0 ले लिया। अब हम सिलेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, तो ये जो है तो इसमें x1 भी 0 है, x2 भी 0 है और x3, तो ये तीनों तो 0 हो जाएंगे। और s1 जो है तो s1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 430। तो यहाँ हमारे पास s1 की वैल्यू आ गई 430। सेकंड जैसे इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x3 प्लस s2 इक्वल टू 460। तो इसमें x1 भी 0, x3 भी 0, तो s2 की वैल्यू आ गई 460। तो यहाँ हम लिख देंगे s2 इक्वल टू 460। थर्ड पे x1 भी 0 प्लस 4x2, तो x2 भी 0 है। देन x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 420। तो यहाँ हम लिख देंगे s3 इक्वल टू 420। अब हमने जो है तो सिलेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर दी, जिसमें s1 430, s2 460 और s3 420। अब हमने जो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड की थी, जनरल टू स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट की थी, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अपने इस सारे इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमें अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना होगा ax इक्वल टू b। तो a में जो है तो हमारे पास ये फुल यहाँ पे जो है तो इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। x में हमारे पास जो है तो वेरिएबल्स आ जाएंगे, जो वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब x1, x2, x3, s1, s2, s3। और b में जो है तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगे जो इक्वलिटी के दूसरी साइड पे हैं। तो यहाँ फर्स्ट पे जो है तो हमें सारे वेरिएबल्स को लिखना होगा जो हमारे पास हैं x1, x2, x3, s1, s2, s3। तो वो हम यहाँ फर्स्ट पे लिख देंगे। तो यहाँ हमने अपने सारे वेरिएबल्स को लिख दिया। अब इसके बाद हम इनके जो कोफिशिएंट्स यूज़ हुए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में, उनको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x1 का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ 2 है, ये 1 है, s1 भी 1 है और s2, s3 नहीं है, मतलब कि वो दोनों 0 पुट होंगे। और अब इन्हीं कोफिशिएंट्स को हम यहाँ फर्स्ट पे लिख देंगे। तो x1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। x2 का जो कोफिशिएंट है ये 2 है, यहाँ 2। x3 का कोफिशिएंट भी 1 है, s1 भी 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1, 1। और s2, s3 तो नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये दोनों 0। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में ये 1 है, x1, x2 नहीं है तो वो 0, तो ये 1, x2 की वैल्यू 0, x3 2 है और s1 नहीं है तो वो भी 0 होगा, तो ये 2, s1 जो है तो वो 0 हो जाएगा और s2 जो है तो वो 1 और s3 नहीं है तो वो भी 0। अब थर्ड इक्वेशन में जो है तो x1 की वैल्यू 1, x2 जो है तो उसका कोफिशिएंट 4, x3 नहीं है तो वो 0, s1 और s2 भी नहीं है तो वो भी 0 और s3 है तो मीन के वो 1। अब यहाँ जो है तो हमने a लिख दिया। अब x पे हमें सारे वेरिएबल्स को लिखना होगा और वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं x1, x2, x3, s1, s2, s3, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। x1, x2, x3, s1, s2, s3, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो है तो b है इक्वल टू b में जो है तो हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखना होगा जो हमारी इक्वलिटी की दूसरी साइड पे 430, 460, 420। तो यहाँ हम लिख देंगे 430, 460 एंड 420। तो यहाँ हमने जो है तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। ये जो है तो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई।
अब हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने सिंप्लेक्स मेथड के हम जो है तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और फिर कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक सिंप्लेक्स टेबल बना लिया। अब हम इस टेबल में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ सी जे लिखा है, सी जे में हमें जो है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने वेरिएबल्स थे उसके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखना होगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है मैक्स जेड 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 प्लस s2 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो यहाँ इन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम सी जे के रो में लिख देंगे। तो ये 3 है, 2, 5, यहाँ हम लिख देंगे 3, 2, 5 और s1, s2, s3 जो है वो तीनों ज़ीरो हैं। तो यहाँ इनकी कॉस्ट को हम लिख देंगे 0। इसके बाद जो है तो ये सी बी का कॉलम, इसमें हमें जो है तो सी बी से पहले हम बी लिखते हैं। बी के कॉलम में जो है तो हमें स्लैक वेरिएबल, जितने स्लैक वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए वो हम बी के कॉलम में लिखेंगे। तो हमने 3 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए, s1, s2 और s3। यहाँ पे अपने जो हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए उनकी कॉस्ट को लिखेंगे और तीनों जो है तो वो 0 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 0। देन उसके बाद जो है तो एक्स बी का कॉलम है। एक्स बी के कॉलम में जो है तो हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखना होगा। यहाँ जो मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमने बी मैट्रिक्स बनाया था ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 430, 460 एंड 420 यहाँ लिख देंगे। 430, 460 एंड 420। इसके बाद जो है तो ये यहाँ पे x1, x2, x3, s1, s2, s3, ये जो हमने ए मैट्रिक्स बनाया ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे सारी वैल्यूज़ को। इसी तरह ये 1 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 1, ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह हम यहाँ इस टेबल में लिख देंगे। तो यहाँ हमने टेबल में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ मिनिमम रेशो गिवन है और ये जेड जे माइनस सी जे, इनकी वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फिर जो वैल्यूज़ आएंगे उसको हम यहाँ इस रो में पुट कर देंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा जेड जे माइनस सी जे। तो यहाँ हम लिख देंगे जेड जे माइनस सी जे और जेड जे माइनस सी जे हमारे पास इक्वल है सी बी एक्स जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे हमारे पास इसके इक्वल है। सी बी का कॉलम तो ये है और एक्स जे जो है तो एक्स जे का मतलब है पहले x1 का कॉलम, उसके बाद x2, फिर x3, फिर s1, s2, s3 1 बाय 1 और माइनस सी जे। तो सी जे की वैल्यू से फिर हम इनके मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी उसे हम सी जे से माइनस करेंगे और सी जे की वैल्यू ये है 3 2 5 0 0 0। तो पहले हम यहाँ के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं z1 माइनस c1। तो यहाँ हम लिख देंगे z1 माइनस c1 और ये इक्वल होगा हमारे पास सी बी x1 माइनस c1, मतलब x1 और x1 के ऊपर सी जे की वैल्यू, तो ये c1, ये c2, ये c3, ये c4, ये c5, ये c6। तो हम c1 की वैल्यू से c1 की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी। तो सी बी की जो फर्स्ट वैल्यू है ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई x1, x1 की जो फर्स्ट वैल्यू है 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस सी बी की सेकंड वैल्यू 0 मल्टीप्लाई x1 की सेकंड वैल्यू जो है तो 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब सी बी का कॉलम मल्टीप्लाई बाय x1 का कॉलम, देन माइनस c1, c1 की वैल्यू ये हमारे पास x1 के कॉलम के ऊपर c1 की वैल्यू 3, देन माइनस 3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी z1 माइनस c1 इक्वल टू माइनस 3। अब ये माइनस 3 आ गई, इसको हम यहाँ टेबल में पुट कर देंगे। ये z1 माइनस c1 की वैल्यू माइनस 3 आ गई।
इसी फॉर्मूले को और इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे Z2 माइनस C2, Z3 माइनस C3, Z4 माइनस C4, Z5 माइनस C5 एंड Z6 माइनस C6 की वैल्यू को। लेकिन जो फर्स्ट टेबल पे हम Zj माइनस Cj को फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू का सारा डिपेंड होता है माइनस Cj पे। जैसे Zj माइनस Cj की वैल्यू फाइंड किए तो हमारे पास माइनस Cj वैल्यू आ गई, मतलब -3। सेकेंड वैल्यू भी जब हम फाइंड करेंगे तो वो माइनस Cj आएगी, मतलब -2। थर्ड वैल्यू जब फाइंड करेंगे वो भी माइनस Cj आएगी, -5। और ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी 0, 0 एंड 0, इस तरह। अब जो हमने Zj माइनस Cj की वैल्यू को फाइंड कर दिया, इसमें हमें देखना होगा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी लेकिन मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो ये -3 है, ये -2 है, ये -5 और ये 0, 0 है, तो इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये है। इस मोस्ट नेगेटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा ये वाला, ये हमारा की कॉलम होगा और इस की कॉलम के ऊपर जो वेरिएबल होगा इसको हम कहेंगे इनकमिंग वेक्टर। तो ये -5 हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे हम एक एरो लगा देंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ये हमारा की कॉलम है और जो वेरिएबल यूज़ हुआ है यहाँ ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल या इनकमिंग वेक्टर हम इसको कहेंगे। तो ये हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ये की कॉलम हो गया और यहाँ जो वेरिएबल है की कॉलम के ऊपर x3 का वेरिएबल ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये वाला इसको अब हमें फाइंड करना होगा मिनिमम रेशो को। मिनिमम रेशो जब फाइंड हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है। इस S1, S2, S3 में से एक आउटगोइंग वेक्टर होगा, लेकिन उससे पहले हमें मिनिमम रेशो फाइंड करना होगा। तो अपने की कॉलम जो है, की कॉलम को इसका जो है तो मिनिमम रेशो का हमारे पास फॉर्मूला है XB डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो की कॉलम जो है तो वो x3 है, तो यहाँ पे x3 ये हो गया। अच्छा, और इसकी एक और कंडीशन है कि ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 हो या लेस देन 0 हो तो वो वैल्यू हम स्किप कर देंगे, वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ XB बाय x3 जो है तो ये मिनिमम रेशो को फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये x3 हमारे पास की कॉलम है और XB तो ये है, तो 430 डिवाइडेड बाय x3 तो 1, यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 430। इसके बाद जो है तो XB 460 है और x3 की जो सेकंड वैल्यू है 2 है, तो ये हो जाएगी 460 बाई 2, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 230। सेकंड वैल्यू जो है तो वो 0 है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो x3 के लिए कंडीशन है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 0। 0 वैल्यू है तो इसको हम स्किप कर देंगे, इसके लिए वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ एक डैश लगा देंगे। इसके बाद जो है तो हमें देखना होगा मिनिमम वैल्यू को। जो हमने रेशो फाइंड किया है इसमें मिनिमम वैल्यू को देखना होगा। मिनिमम हमारे पास ये 430 है, ये 230 है, तो 430 तो मैक्सिमम है, ज़्यादा है, और ये 230 जो है तो मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू का ये जो रो है, इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल यूज़ हुए, जो स्लैक वेरिएबल, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो है तो बाहर हो जाएगा, इसकी जगह इनकमिंग वेरिएबल x3 है, तो हम यहाँ पे x3 लिख देंगे। तो ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर, ये हो गया आउटगोइंग वेक्टर। और यहाँ मिनिमम रेशो, जो मिनिमम रेशो की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है ये हमारी की रो हो जाएगी। ये जो है तो ये की रो हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा या आउटगोइंग वेरिएबल। तो यहाँ हमने की रो और की कॉलम को फाइंड कर लिया। यहाँ पे जो मिड में इसकी वैल्यू होगी ये होगी हमारी की एलिमेंट, ये हो गई हमारा की एलिमेंट। तो 2 जो है तो 2 हमारे की एलिमेंट है। तो यहाँ हमने अपना जो सिंप्लेक्स टेबल है वो कंप्लीट कर लिया।
इसके बाद हमें जो है तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए एक न्यू टेबल बनाना होगा। तो यहाँ हमने फर्स्ट आइट्रेशन के लिए टेबल बना ली है। अब यहाँ सी जे की वैल्यूज़, तो सी जे की वैल्यूज़ को हम इसी तरह लिख लेंगे जैसे हमने फर्स्ट टेबल में लिखा। तो ये 3, 2, 5 और 0, 0, 0, तो ये 0, 0, 0। इसके बाद जो है तो हमें जो है तो बी जो कॉलम गिवन है यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को लिखना होगा, जैसे कि यहाँ S1, S2, S3। लेकिन S1 जो है तो वो आउटगोइंग वेक्टर है और जो X3 है वो इनकमिंग वेक्टर। तो जो S2 है वो बाहर हो जाएगा और X3 जो है तो वो S2 की जगह हम टेबल में लिख देंगे। तो यहाँ S1 हो जाएगा, S2 जो है तो वो बाहर हो जाएगा और S2 की जगह X3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे X3। इसके बाद जो है तो S3 है तो S3 को भी हम इसी तरह लिख लेंगे। सिर्फ हमें जो चेंजेस करनी है वो हमें की एलिमेंट वाली रो में करनी होती हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इनकी कॉस्ट को लिखना होगा इन वेरिएबल्स की। तो S1 0 है, S2 बाहर हो गया तो यहाँ पे तो X3 आ गया। X3 की कॉस्ट यहाँ पे हमें देखना होगा, X3 की कॉस्ट 5 है तो यहाँ हम लिख देंगे 5। और S3 तो ऑलरेडी 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे हम। इसके बाद हमें क्या करना होगा, चूँकि हमारे इस टेबल में जो की एलिमेंट है ये 2 है, इस जो की एलिमेंट है इसको हमें 1 के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के इक्वल करने के लिए हमें इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो की एलिमेंट है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इस सारी रो को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 460 है, 460 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 230 आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे 230। ये जो है तो ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 1/2 आ जाएगा। ये 0 है, सो 0/2 तो ये तो 0 के इक्वल ही हो जाएगा। ये 2 डिवाइडेड बाई 2 तो जो हमारा की एलिमेंट है ये हो जाएगा 1। ये 0/2 तो 0 हो जाएगा। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 1/2। ये 0/2 तो इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने अपने की एलिमेंट को इक्वल टू 1 कर दिया। तो यहाँ हमने जो हमारे की एलिमेंट था पूरी रो को डिवाइड कर दिया की एलिमेंट पे। तो की एलिमेंट को जो है तो वो हमने 1 करना था, तो इसलिए जो हमने सारी रो थी, की रो जो हमारे पास की रो थी उसको हमने की एलिमेंट पे डिवाइड कर दिया। 460/2 1/2। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हुई है, ये 1 नहीं है 3 है। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ x1 का कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ भी हमने 1 लिखा हुआ है एंड यहाँ भी, तो ये 3 है। इसके बाद हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे बेसिक वेरिएबल है S1, S2, S3 जो वेरिएबल है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ S1, S2, S3 अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें, ये 1 0 0, S2 जो है 0 1 0 और S3 0 0 1, तो ये हमारे पास जो है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं। मीन ये कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने फर्स्ट आइट्रेशन का टेबल बना लिया। अब यहाँ हमारे पास S1, X3 और S3 वेरिएबल आ गए। अब क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट टेबल में S1 की वैल्यू 1 0 0 थी और S2 की 0 1 0, लेकिन S2 तो बाहर हो गया और S2 की जगह X3 हमारा इनकमिंग वेक्टर था। तो इसी तरह जो X3 है, S3 की वैल्यूज़ को हम इसी तरह X3 में पुट कर देंगे। जैसे S1 है, S1 की वैल्यू 1 0 0 है, तो यहाँ हम इस टेबल में पुट कर देंगे S1 की जगह ये 1 0 एंड 0। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि जो हमारे B के कॉलम में जो वेरिएबल होंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल बना लिया और इसमें जो हमारे B कॉलम में वेरिएबल है S1, X3 और S3, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। तो S1 तो 1 0 0 है, S2 बाहर चला गया और S2 की जगह जो है तो X3 आ गया, लेकिन S2 जो था तो उसकी वैल्यू 0 1 0 थी। तो हम यहाँ पे S2 की ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे X3 के कॉलम में, क्योंकि जो हमारा S2 था वो तो बाहर चला गया, आउटगोइंग वेक्टर हो गया। तो इस तरह हम ये S2 की वैल्यू 0 1 0 को X3 में पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगी 0, ये ऑलरेडी 1 है और ये हो जाएगी 0। इसके बाद थर्ड जो है तो वो S3 है।
और अब थर्ड वैल्यू S3 है और S3 की वैल्यू इस टेबल में हमारे पास 0 0 1 थी, तो यहाँ हम यही वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगी 0 0 और 1। तो मीन ये है कि यहाँ बी कॉलम में जो भी वेरिएबल होंगे वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फाउंड करेंगे। जैसे हम सेकंड आइटरेशन करेंगे तो उसमें भी हम इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास रह गई, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करके इन वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। अब हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए मैं एक सिंपल सा मेथड आप लोगों को बताऊंगी। और इसके बाद अगर सेकंड आइटरेशन का टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना हुआ तो उसके लिए फिर हम रो ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट आइटरेशन के टेबल में ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और इस टेबल की ये वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें यहाँ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट आइटरेशन के लिए। तो इससे पहले जो हमने सिंप्लेक्स का टेबल बनाया था, इसमें ये हमारा की एलिमेंट था ना 2, और जैसे हमने फर्स्ट आइटरेशन के टेबल के लिए यहाँ पे इस वाली वैल्यू को जो है तो कैलकुलेट करना है। तो इस टेबल में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 430 और हमारा की एलिमेंट 2 है। तो हमें क्या करना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी डायरेक्ट। 430 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 460 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। कैसे, मतलब हमें सिंपल जो है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, लेकिन जो की कॉलम है ना उसकी वैल्यूज़ के साथ और डिवाइड करना होगा हमें की एलिमेंट पर। जैसे हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 430 मल्टीप्लाई बाय की एलिमेंट माइनस 460 मल्टीप्लाई बाय 1 देन डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो अब हम वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 430 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 460 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अब इससे जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हम डायरेक्टली फर्स्ट आइटरेशन के टेबल में यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 860 माइनस 460 डिवाइडेड बाय 2 और ये इक्वल हो जाएगा 200 के। अब इस 200 की वैल्यू को हम यहाँ टेबल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमने पुट कर दी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ x1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऊपर जो हमने टेबल बनाया था इसमें हमें देखना होगा x1 पे कौन सी वैल्यू 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय की एलिमेंट हमारे पास 2 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई हमारे पास -1/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, -1/2। अब यहाँ के लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए भी ऊपर जो टेबल में वैल्यू है वो देखेंगे। यहाँ x2 पे वैल्यू 2 है तो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं x2 की जगह। तो ये हो गई 2। अब हमें वैल्यू जो है तो यहाँ के लिए फाइंड करनी है। ऊपर टेबल पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 420 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 460 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं 460 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 420 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 840/2 विच इज़ इक्वल टू 420। अब इस 420 को हम यहाँ टेबल में पुट कर देते हैं S3 की जगह 420। अब हमें यहाँ इस x1 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर टेबल पे हमें देखना होगा कि यहाँ x1 पे कौन सी वैल्यू है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस
3 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये इक्वल हो जाएगी 2 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब इस 1 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गई यहाँ पे पुट। अब हमने यहाँ x2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर टेबल में हमें देखना होगा कि x2 पे कौन सी वैल्यू है। ये x2 है, यहाँ पे 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 8 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब इस 4 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं टेबल में। अब हमें S2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऊपर टेबल में हमें देखना होगा कि S2 पे कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे 0 है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये हो जाएगी माइनस 1 बाई 2। अब इसको हम पुट कर देते हैं S2 की जगह पे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 8 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब इस 4 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं टेबल में। अब हमें S2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऊपर टेबल में हमें देखना होगा कि S2 पे कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे 0 है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये हो जाएगी माइनस 1 बाई 2। अब इसको हम पुट कर देते हैं S2 की जगह पे। तो ये हो जाएगी माइनस 1 बाई 2। इसके बाद हमें जो ये लास्ट वैल्यू है ये फाइंड करनी है S2 के लिए। ऊपर टेबल में हमें देखना होगा कि S2 पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। तो ये S2 का कॉलम है, यहाँ पे 0 है, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो की एलिमेंट 2 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। तो अब इस 0 को भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये अब हमने अपने टेबल की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया कैलकुलेशन करते हुए। आप ये कैलकुलेशन इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और बाय रो ऑपरेशन भी आप ये वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना होगा ZJ माइनस CJ, और ZJ माइनस CJ का हमारे पास फॉर्मूला है। तो ZJ माइनस CJ को फाइंड करने का फॉर्मूला है ZJ माइनस CJ, ये हो जाएगा CB XJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ हमारे पास इसके इक्वल है। पहले हम Z1 माइनस C1 की वैल्यू, मतलब यहाँ Z माइनस C1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो Z1 माइनस C1 इक्वल होगा हमारे पास CB X1 माइनस C1। तो हमारा CB का कॉलम ये वाला है 0 5 0, और X1 का कॉलम ये वाला है। तो 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2, और माइनस कर देंगे इसको C1 से। C1 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 माइनस C1 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 2 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई 3 30 बाई 2 माइनस 3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12।
इसी तरह इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम Z1 माइनस C1, Z2 माइनस C2, Z3 माइनस C3, Z4 माइनस C4 और Z5 माइनस C5, इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ को हम फाइंड करके यहाँ पे लिख देंगे। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ और आप चाहें तो इसी फार्मूले में पुट करके वैल्यूज़ को फाइंड करके लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर देखें तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई है। 5 3 ज़ा 15, तो ये 15 होता है, 15। और 15 के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/2। तो 9/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गई 9/2। तो यहाँ हमने ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखना होगा ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को। तो हमारे पास तो बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं, लेकिन एक वैल्यू जो है तो वो नेगेटिव है, मतलब -2। तो ये जो है तो यहाँ पे हम एक एरो लगा देंगे, क्योंकि हमारी एक ही नेगेटिव वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो आई हैं वो पॉजिटिव हैं। तो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ये हमारा की कॉलम है, और की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है की कॉलम में, तो ये x2 है। x2 हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा की कॉलम हो गया, और की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है ये हमारा इनकमिंग वेक्टर या इनकमिंग वेरिएबल इसको हम कहेंगे। अब हमें फाइंड करना होगा मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है XB बाय की कॉलम, और की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो x2। तो यहाँ हम की कॉलम की जगह x2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हमने की कॉलम फाइंड कर लिया, और x2 का जो कॉलम है ये हमारा की कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, XB की वैल्यू को 1 बाय 1 जो है तो वो की कॉलम की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो यहाँ हम लिख देंगे 200 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 100। इसके बाद जो XB है वो उसकी सेकंड वैल्यू 230 है, और x2 की वैल्यू 0 है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे मिनिमम रेशो के जो वैल्यू है तो XB बाय की कॉलम, लेकिन की कॉलम जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 या लेस देन 0 के लिए हम फाइंड नहीं करेंगे मिनिमम रेशो। फिर सेकंड वैल्यू जो है तो ये थर्ड वैल्यू जो है तो वो 420 और की कॉलम की वैल्यू 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 420। जो हमारा की रो और की कॉलम का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो वाला एलिमेंट जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही होगी वैल्यू, वो वैल्यू हमारी की वैल्यू होगी, कॉमन वैल्यू। मतलब रो और की कॉलम की कॉमन वैल्यू जो है तो वो हमारी की एलिमेंट होगा। तो हमारे जो की एलिमेंट है वो है 2। तो यहाँ हमने फर्स्ट आइट्रेशन के लिए कैलकुलेशन कर ली, हमने मिनिमम रेशो भी फाइंड कर लिया, ZJ माइनस CJ भी फाइंड कर लिया, की रो की एलिमेंट भी फाइंड हो गया। और अब हमें जो है तो सेकंड आइट्रेशन के लिए एक न्यू टेबल बनाना होगा और उसके लिए कैलकुलेशन करनी होगी। तब तक हम कैलकुलेशन करेंगे जब तक हमारे पास ZJ माइनस CJ जो है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाती। अभी हम सेकंड आइट्रेशन का टेबल इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारी जो एक वैल्यू है ZJ माइनस CJ की वो नेगेटिव है। बाकी सारी वैल्यूज़ तो पॉजिटिव है, लेकिन ये एक वैल्यू नेगेटिव है, इसको भी हमें पॉजिटिव करना है। तो अब हम सेकंड आइट्रेशन का टेबल बनाते हैं। तो यहाँ हमने सेकंड आइट्रेशन का टेबल भी बना लिया है। CJ की वैल्यू तो हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे हमारे पहले टेबल में थी, 3 2 5 0 0 और 0। तो ये वैल्यूज़ हम सेकंड आइट्रेशन के टेबल में ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 2 5 0 0 एंड 0। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारा जो इनकमिंग वेक्टर था वो x2 था, और आउटगोइंग जो है तो वो S1। तो S1 बाहर चला जाएगा और इसकी जगह टेबल में आ जाएगा x2। तो सेकंड आइट्रेशन के टेबल में हम लिख देंगे x2 S3 और S3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 x3 और S3, ये हो गई। अब इनकी कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ पे ये कॉस्ट गिवन है। तो हमारे पास जो है x2 की कॉस्ट 2 है, x3 की कॉस्ट 5 है, और S3 जो है तो वो 0 है। तो यहाँ लिख देंगे 0। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा की एलिमेंट है, हम इस सारी रो को की एलिमेंट पे डिवाइड कर देंगे। मतलब 200 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, इन सब को हम की एलिमेंट पे डिवाइड कर देंगे, और की एलिमेंट हमारे पास 2 है। तो हम इस सारी रो को डिवाइड कर देंगे 2 पर। सारी रो को की एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100, ये हो जाएगा -1/4,
यहाँ पे जो है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, 1/2 माइनस 1/4 और ये हो जाएगी 0। तो हमने जो है तो फर्स्ट आइट्रेशन में जो हमने की एलिमेंट फाइंड किया था तो पूरी रो को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया और जो भी वैल्यूज़ आ गई वो हमने सेकंड आइट्रेशन के टेबल में यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होंगे वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ जो है तो S1 बाहर चला गया और इसकी जगह X2 आ गया। तो X2 जो है तो यहाँ पे हम टेबल में देखेंगे कि S1 के जो एलिमेंट थे वो कौन से थे, 1 0 0। चूँकि हमारा जो है तो S1 बाहर चला गया था और टेबल में जो है तो X2 आ गया, तो इसी एलिमेंट को हम X2 में लिख देंगे 1 0 0। तो ये हमारे पास X2 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 0 एंड 0। उसके बाद X3 है, तो चूँकि S2 बाहर चला गया और उसकी जगह S3 आ गया, तो हम टेबल में देखेंगे कि S2 की वैल्यूज़ कौन सी थी। तो ये 0 1 और 0 है, ठीक है। और थर्ड जो है तो S3 और S3 तो हमारे पास 0 0 1। तो मीन के यहाँ पे जो भी वेरिएबल होंगे वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे और वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यूज़ रह गई, इसके लिए जो है तो हम रो ऑपरेशन करते हैं और इसके थ्रू हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब अगर हम अपने इस टेबल में देखें इस वाली रो को, तो चूँकि हमारा जो की एलिमेंट है वो 1 और रिमेनिंग जितने एलिमेंट होते हैं उनको हमें 0 करना होता है। तो सेकंड रो में तो ऑलरेडी हमारे पास की एलिमेंट के जो नीचे वैल्यू है वो 0 है, तो इस रो में हमें कुछ चेंजेस, कोई रो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ सारी रो हम जो है तो सेकंड आइट्रेशन के टेबल में इसी तरह पुट कर देंगे। 233/2 0 1 0 1/2 0, ये इसी तरह हम टेबल में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगी 233/2, ये 0 1, ये हो जाएगी 0 और ये 1/2। तो यहाँ हमने पुट कर दी। अब यहाँ के लिए हम रो ऑपरेशन करके जो है तो वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास R3 इसको नेम दे देते हैं, मतलब R3 मतलब कि ये हमारे न्यू रो है। तो न्यू रो को हम R3 जो हमने फाइंड करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रो ऑपरेशन करेंगे तो इसको लिख देंगे R3 माइनस 4R1। तो ये रो ऑपरेशन करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो R3 जो है तो वो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन के रो होगी और R3 जो है तो न्यू वाली रो जो हम फाइंड करेंगे वो है। तो R3 ये है 421 4 0 0 0 1 और R1 जो है तो वो ये है, लेकिन R1 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, मतलब इसके साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पहले हम R3 की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो वो है 421 4 0 0 0 एंड 1। इसके बाद 1 4 0 0 0 एंड 1। इसके बाद जो है तो 4R1। तो 4R1 की जो वैल्यू है, मतलब R1 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R1 हमारे पास ये वाली रो है और इसके साथ हम मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन के टेबल की फर्स्ट रो ये R1 है और ये हमारे पास R3 है। लेकिन R3 जो है ना वो हमारे पास सेकंड आइट्रेशन की थर्ड रो है, मतलब न्यू। तो R1 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी इन सब वैल्यूज़ के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 1, ये हो जाएगी 4 0 2 माइनस 1 और 0, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, R3 माइनस 4R1, तो R3 ये आ गई और 4R1 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इन्हें माइनस करना है। 420 माइनस 400 तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस इंटू माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास -2, ये 1 आ जाएगी और ये वैल्यू भी 1। अब ये जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास आ गई R3 की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को लेते हुए हम सेकंड आइट्रेशन के टेबल में यहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें थर्ड में। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई थी 20, यहाँ हम लिख देंगे 20, यहाँ पे वैल्यू 2 थी, फिर 0 0, फिर -2, फिर 1 और 1। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी सेकंड आइट्रेशन के टेबल में।
अब हम जेड जे माइनस सी जे को कैलकुलेट करेंगे। तो जेड जे माइनस सी जे को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है ना, जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू सी बी एक्स जे माइनस सी जे, ये फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले में पुटिंग करके, जैसे हमने पहले के टेबल में सोल्यूशन करते हुए जेड जे माइनस सी जे फाइंड किए थे, तो मैं अभी डायरेक्ट करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसी फॉर्मूले में पुट करके 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर ली। आप चाहें तो फॉर्मूले में पुट करके 1 बाय 1 फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारी जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू सारी जो है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गई। मतलब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हमारे पास जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो ये हमारा जो आंसर है, जो हमारा प्रॉब्लम है, वो एक ऑप्टिमल स्टेज पर पहुंच गया। मतलब जो जेड जे माइनस सी जे की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ हमारे पास जेड जे माइनस सी जे की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गई कि हम अब हमारा जो आंसर है, जो हमारे प्रॉब्लम है, वो एक ऑप्टिमल स्टेज पर आ गया। अब हम जो है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं मैक्सिमम जेड। तो यहाँ मैंने लिख दिया, सिंस आर जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दिस सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमम एंड गिवन बाय। तो जो हमारे पास जो है तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है। तो जैसे कि हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 100, x3 की वैल्यू हो गई 200 और s3 यहाँ पे 20 है। मतलब कि हमारे पास x2 x3 की वैल्यू जो है तो वो आ गई, लेकिन x1 की वैल्यू नहीं है, वो ज़ीरो। तो यहाँ पे लिख दिया है कि x2 100 है, x3 230 है और s1 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, वो हमने नहीं फाइंड की। अब हम मैक्सिमम z की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला सी बी मल्टीप्लाई एक्स बी है। तो सी बी का कॉलम ये है और एक्स बी का कॉलम ये है। सो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 230 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 20, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम z की वैल्यू होगी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1350। तो यहाँ हो गया हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।